हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको सुबह की क्लास में मैंने आपको थ्योरी क्लास पूरी कंप्लीट कराई है सीआरओ की, ठीक है। तो आज मैं सेकंड हाफ में लेके आया हूँ आपके लिए सीआरओ के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमने जितना भी सीआरओ में था आपके लेवल का, ठीक है, हमने आपको अच्छे से सीआरओ को पढ़ाया है, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आया हूँ। तो दोस्तों जो यूपीआर बनने के लिए हैं, ठीक है, या इसरो की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी सीआरओ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों के ट्रेड इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से हैं, तो आपके लिए सीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन से भी, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी सीआरओ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ भी सीआरओ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा जो टॉपिक चल रहा है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट चल रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में आज हमने क्या रखा है, सीआरओ, ठीक। तो सीआरओ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज रखे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम 53, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज को ला चुके हैं, ऑलरेडी उसके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आप मेरे 53 वीडियो नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आप देख लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। एक वीडियो में करीब 30+ क्वेश्चन है, जो कि आपके अगर 50 वीडियो देखा जाए तो लगभग 1500 क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस ऑब्जेक्टिव सीरीज को ज़रूर देखें, ठीक है। हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को आप ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि आप यूपीआर विनर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तभी आप देखें। यदि आप डीएमआरसी की भविष्य की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या लखनऊ मेट्रो या कानपुर मेट्रो की वैकेंसी आने वाली है आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है। यदि आप उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम आएंगे क्वेश्चन पे। इसके पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसमें करीब 70+ क्वेश्चन है, ठीक है। आज की जो वीडियो है 70+ क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलिएगा। आज अगर आप ये 70 क्वेश्चन देख लेते हो सीआरओ से, तो जहाँ तक मेरा एक अनुमान है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं, ठीक है। आइए हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन को कंटिन्यू। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा सीआरओ का, कि सीआरओ द्वारा प्रदर्शित सिग्नल होते हैं, जो सीआरओ आपको सिग्नल विजुअल करता है वो कैसा होता है, 1 डायमेंशन होता है या 2 डायमेंशन होता है या 3 डायमेंशन होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सीआरओ जो सिग्नल प्रदर्शित करता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है, ठीक है, 2 विमीय होता है। 1 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं, देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीआरटी की जिंक सिलिकेट लेपित फ्लोरोसेंट स्क्रीन द्वारा, ठीक है, उत्सर्जित प्रकाश रंग होता है। सीआरटी की जिंक सिलिकेट लेपित फ्लोरोसेंट स्क्रीन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश रंग कैसा होता है, ये हरा होता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है करेक्ट, 1 का ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 का ऐसा ही हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रीन पर डिवीजन के संबंध में सीआरओ में वेव फॉर्म का जो वोल्टेज होता है वो कैसा होता है। वो वोल्टेज जो डिवीजन में किया होता है, ठीक है, मान चलो सीआरओ जो है, इस सीआरओ में जो हमारे डिवीजन होते हैं, ये डिवीजन में जो वोल्टेज होता है वो कैसा वोल्टेज होता है आपको बताना है, ठीक है। एवरेज वोल्टेज होता है या आरएमएस वोल्टेज होता है या पीक टू पीक वोल्टेज होता है या मैक्सिमम या अधिकतम वोल्टेज होता है, ठीक है। तो जो हमारा जो एक खाना होता है, एक खाने के लिए जो वोल्टेज निर्धारित होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो पीक टू पीक वोल्टेज होता है, ठीक है। तो 3 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पीक टू पीक वोल्टेज, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरओ प्रदर्शित करता है एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, या ए और बी दोनों, या ए सभी। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सीआरओ होता है वो एसी और डीसी दोनों सिग्नलों को प्रदर्शित करता है। उसमें कपलिंग होती है, वहाँ कपलिंग आप सीआरओ में देखेंगे तो सीआरओ में एक बटन होती है कपलिंग की। तो आज आप कपलिंग के बटन प्रेस कर दोगे, अगर एसी माप रहा होगा तो डीसी मापने लगेगा, डीसी माप रहा होगा तो एसी मापने लगेगा। तो कपलिंग की बटन होती है, तो एसी और डीसी दोनों मापता है सीआरओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, 4 का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसका प्रयोग सीआरओ में निम्न में से किसका प्रयोग करता है? सीआरओ निम्न में से किसका प्रयोग करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो सीआरओ हमारा क्या प्रयोग करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन का प्रयोग करता है सीआरओ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन का प्रयोग करता है हमारा सीआरओ 5 का ही। देखिए दोस्तों, अगर नॉर्मल सीआरओ की बात करता है तो उसमें जो फोकसिंग यूज की जाती है कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन की होती है। बाकी मैंने आपको बताया टीवी सीआरओ के लिए, ठीक है, बाकी हमें कंप्यूटर सीआरओ के लिए भी आपको बताया है, लेकिन यहाँ ओनली सीआरओ की बात कर रहा है तो सीआरओ के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीआरओ फ्लोरोसेंट स्क्रीन फास्फोरस आइसोटोप्स का प्रयोग होता है। कौन सा होता है? P31 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 6 का। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर तथा सीआरओ के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, सीआरओ तथा स्पेक्ट्रम एनालाइजर दोनों टाइम डोमेन सिग्नल मापते हैं। सीआरओ तथा स्पेक्ट्रम एनालाइजर दोनों फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल मापते हैं। या ऑप्शन नंबर सी है, सीआरओ टाइम डोमेन मापता है तथा स्पेक्ट्रम एनालाइजर फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, सीआरओ फ्रीक्वेंसी डोमेन तथा स्पेक्ट्रम एनालाइजर टाइम डोमेन सिग्नल मापते हैं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा सीआरओ होता है वो तो हमारा टाइम डोमेन सिग्नल को मापता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को मापता है। तो 7 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 7 का सी भी हमारा दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी सीआरओ की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता डॉट डॉट निम्न में से किस पर आधारित होती है? तो हमने आपको सेंसिटिविटी का फार्मूला बताया था। ठीक है, हमने क्या लिखा था? यस इक्वल टू लिखा था हमने डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का फार्मूला L/I 2dVA। ठीक है, तो किस पर निर्भर करेगा? डिफ्लेक्शन वोल्टेज पर। ठीक है, ठीक है, प्लेट पर भी निर्भर करेगा, प्लेट एवं प्लेट के बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा, प्लेट एवं प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 का ए हमारा करेक्ट है। हमने आपको फार्मूला भी लिखाया था, बताया भी था कैसे फार्मूला आता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मापक यंत्र जिसका उपयोग वोल्टेज या करंट के परिवर्तनीय मान यानी वेरिएबल मान को मापने के लिए किया जाता है कहलाता है टैकोमीटर या एमआरआई या मल्टीमीटर या सीआरओ। तो सीआरओ के माध्यम से हम वोल्टेज या करंट के परिवर्तनीय मान या वेरिएबल वैल्यू को हम माप सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सीआरओ के सिंक कंट्रोल में कितने पुश बटन होते हैं? जो हमारा सीआरओ होता है, सीआरओ में जो सिंक कंट्रोल होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए 3 बटन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 10 का बी। ठीक है, देख लीजिए दिया हुआ है 10 का बी। तो सीआरओ की जो सिंक होती है, सिंक को कंट्रोल करने के लिए 3 बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 10 का सी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रॉन गन का कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो हमने आपको बताया था कौन सा होता है, वो इलेक्ट्रॉन स्रोत होता है। इलेक्ट्रॉन गन जो होता है वही जो है इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन होती है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हमारा इलेक्ट्रॉन गन या इलेक्ट्रॉन स्रोत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने आपको जैसे कि हमने जो आपको स्ट्रक्चर बताया था आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे लोगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की परिचालन आवृत्ति होती है, क्या होती है? 20 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज या 25 गीगाहर्ट्ज या 30 गीगाहर्ट्ज। तो आपको दोस्तों ऑप्शन थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा इस बार थोड़ा गलती हो गई हमसे कि मैं ऑप्शन को साथ में दे दिया हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको आंसर देखते होंगे फट से तो आपका दिमाग में आ जाता होगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऑप्शन को छिपाएं पहले आपको। ठीक है, तो 15 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी 15 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राइटनेस को नियंत्रित करने का कार्य सीआरओ में करता है। ठीक है, हमने आपको बताया था सीआरओ में ब्राइटनेस कौन कंट्रोल करता है? हमारा कौन सा होता है? कैथोड ग्रिड होता है जो कि ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है।
कैथोड क्या हो जाएगा हमारा ग्रिड का पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। जो ग्रिड का हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। ग्रिड का धनात्मक पोटेंशियल, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीआरओ के द्वारा दो एसी सिग्नल की तुलना करते समय सीआरओ को डॉट डॉट मोड में प्रचालित करना चाहिए, सिंगल चैनल में, ड्यूल चैनल में या ट्रिपल चैनल में, ठीक है। जब दोस्तों हम दो एसी वेव फॉर्म के हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सीआरओ को हम डबल या डुअल चैनल पे हम चलाते हैं। जब डुअल चैनल पे चलाते हैं तो एक वेव फॉर्म ऐसे ऊपर आपको दिखाई देगी पहले वाले चैनल की, फिर ऐसे आपको दूसरे वाले भी चैनल की आपको ऐसे वेव फॉर्म दिखाई देगी। तो अगर हमको एसी सिग्नल की कंपेयर करनी है तो कंपेयर करने के लिए सीआरओ को हम डुअल चैनल पर चलाते हैं, ठीक है। चैनल हमारे डुअल चैनल, सिंगल चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल के सीआरओ ऐसे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो सीआरओ को अगर हमको एसी सिग्नल को अगर कंपेयर करना है तो एसी सिग्नल कंपेयर करने के लिए हम डुअल चैनल पर चलाते हैं। तो 14 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कभी भी सीआरओ यूज करोगे तो सब चीज़ें आप जान जाओगे, कैसे हम वेव फॉर्म को मापते हैं, कैसे हम कंपेयर करते हैं। बहुत सिंपल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती सीआरओ को चलाने में। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस ऑसिलोस्कोप में कैथोड रे ट्यूब इनपुट पर प्रयुक्त किए जाने वाले सिग्नल के डॉट डॉट को प्रदर्शित करती है, तरंग रूप को, आयाम को, वोल्टेज को या आवृत्ति को। तो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, वेव फॉर्म होती है, ठीक है, तरंग रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 15 का। एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेप एक डॉट डॉट कंट्रोल है। तो स्टेप कौन सा कंट्रोल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रीसेट कंट्रोल है। स्टेप एक प्रीसेट कंट्रोल है। दोस्तों सभी क्वेश्चन को आपको इसे रट लेना है, ठीक है। स्टेप क्या है, स्टेप एक प्रीसेट कंट्रोल है। तो 16 का बी हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का मुख्य लाभ है अति निम्न आवृत्ति के संकेतों का पूर्ण प्रदर्शन न होना, अति निम्न आवृत्ति का पूर्ण संकेत कुछ सेकंड तक पर्दे पर दृष्टिगोचर होना, या उच्च आवृत्ति का पूर्ण संकेत कुछ मिनटों तक पर्दों पर उपलब्ध होना, या उपरोक्त सभी। तो हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप ये डीएसओ की बात कर रहा है दोस्तों। मैंने डीएसओ आपको पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन डीएसओ के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब डीएसओ जो काम होता है क्या हो, अति निम्न आवृत्ति का पूर्ण संकेत जो होता है हमारा वो कुछ सेकंड तक पर्दों पर दृष्टिगोचर होता है। तो 17 का बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। आप देख लीजिए दिया हुआ है इसका ऑप्शन नंबर 17 का बी हमारा करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 है, सीआरओ के टाइम बेस्ड ऑसिलेटर सर्किट का मुख्य कार्य है टाइम बेस्ड सर्किट के लिए आवृत्ति उत्पन्न करना, टाइम बेस्ड सर्किट के लिए वोल्टेज उत्पन्न करना, या टाइम बेस्ड सर्किट के लिए धारा उत्पन्न करना। तो सीआरओ का जो टाइम बेस्ड ऑसिलेटर होता है उसका मेन काम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। तो टाइम बेस्ड सर्किट के लिए आवृत्ति को उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 का ए हमारा करेक्ट है। सीआरओ के टाइम बेस्ड ऑसिलेटर सर्किट का मुख्य कार्य है टाइम बेस्ड सर्किट के लिए आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। 18 का ए हमारा करेक्ट है। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप निम्न में से कौन सा कार्य संपन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए में है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही। भंडार की गई अनेक प्रकार की सूचनाओं का विश्लेषण करता है, ये भी सही है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटलीकृत करके इन्हें क्रमानुसार भंडारित करता है, इसलिए क्योंकि डिजिटल हमने बताया था कि डिजिटल सीआरओ क्या होता है कि उसमें मेमोरी लगी होती है। वो मेमोरी क्या करता है, इन्हीं सिग्नल को, इन जो वेव फॉर्म होती है उन्हीं वेव फॉर्म को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सीआरओ का उपयोग निम्न में से कौन से विद्युत राशि को मापने के लिए किया जाता है। एसी या डीसी दोनों मापते हैं, एसी डीसी करंट वोल्टेज दोनों मापते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी मापते हैं। तो ऑल ऑफ दी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 का डी, सीआरओ के माध्यम से एसी डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, एसी डीसी करंट को मेजर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर सकते हैं। तो सीआरओ के माध्यम से दोस्तों पावर को नहीं मेजर कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली हम पावर को मेजर नहीं कर सकते हैं सीआरओ के माध्यम से।
बाकी ये सब चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 20 का डी, ऑल ऑफ दीज या ये सभी। ठीक है, आप देख लीजिए 20 का डी हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शॉर्टटूथ जनरेटर एक डॉट डॉट परिपथ होता है। तुम्हारा शॉर्टटूथ जनरेटर होता है दोस्तों, क्या होता है, वो एक ऑक्सीलेटर होता है। ठीक है, तो 21 का ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। शॉर्टटूथ जनरेटर जो होता है वह एक ऑक्सीलेटर होता है। ठीक है, 21 का ये हमारा करेक्ट है। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप या डिजिटल ऑसिलोस्कोप की मेमोरी में भंडारित जो डाटा होता है डॉट डॉट में प्रिंट हो जाता है, हार्ड कॉपी रिकॉर्डर के रूप में या माइक्रो प्रोसेसर के रूप में या रैम में या इनमें से कोई नहीं। अगर हमको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम हार्ड कॉपी रिकॉर्डर, ठीक है, तो हार्ड कॉपी रिकॉर्डर के रूप में क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है स्टोर की गई हमारी जो वेब फार्म होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, फंक्शन जनरेटर से निम्न में से किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। तो दोस्तों जो हमारा फंक्शन जनरेटर होता है उसके माध्यम से हम स्क्वायर वेव या वर्गाकार तरंग भी जनरेट कर सकते हैं, ज्या तरंग या साइन तरंग को भी, शॉर्टटूथ तरंग, ठीक है, इसे बोलते हैं त्रिभुजाकार तरंग, इसे भी हम जनरेट कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो 23 का डी हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, सीआरओ की कैथोड ट्यूब के पर्दे स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा बनने वाले बिंदु तीक्ष्णता को नियंत्रित करने हेतु विद्युत स्थैतिक फोकसिंग विधि अपनाई जाती है। ये भी ऑप्शन सही है। डीएसओ में इनपुट एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नलाइज करने के पश्चात इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी में भंडारित किया जाता है। डीएसओ में होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे स्टोर करने के लिए मेमोरी चिप लगी होती है। ये भी सही है। ठीक है, डीएसओ का प्रयोग आवृत्ति मापन में नहीं किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यही आपका डीएसओ, यही आपका सीआरओ हो, वोल्टेज मापेगा, करंट मापेगा और फ्रीक्वेंसी भी मापता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि यह कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी का मापन नहीं कर सकते हो। देखिए ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी का मापन कर सकते हैं। ठीक है, 24 का सी करेक्ट आंसर है। बाकी आप देख लीजिए 24 का सी दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑसिलोस्कोप में भंडारण के लिए प्रयुक्त फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार का भंडारण करती है, स्थिर या अस्थिर या एनालॉग या इनमें से कोई नहीं। तो ऑसिलोस्कोप में जो भंडारण के लिए प्रयुक्त फ्लॉपी डिस्क होती है वो अस्थिर होती है। तो 25 का भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है, आप देख भी रहे हो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑसिलोस्कोप का मुख्य भाग है, मुख्य पार्ट कौन सा है ऑसिलोस्कोप का, आपको बताना है। पावर सप्लाई होती है, या वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, या हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है, या कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी होती है। तो हमारा जो ऑसिलोस्कोप होता है उसका जो मेन पार्ट होता है या मुख्य भाग जो होता है वो कैथोड रे ट्यूब होती है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आप देख लीजिए ऑप्शन में भी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, सीआरटी के स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है, किसकी कोटिंग की जाती है, सोडियम कंपाउंड की, या जिंक कंपाउंड की, या मैग्नीशियम कंपाउंड की, या पोटेशियम कंपाउंड की। तो हमने बताया था जो सीआरटी की स्क्रीन होती है क्या होती है, फास्फर कोटेड स्क्रीन होती है। तो कौन सी होती है, वो जिंक का कंपाउंड होता है, जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, तो 27 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं, थोड़ा पेन बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, थोड़ा पतली कर लेते हैं। ठीक है, तो पेन अब ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीआरओ के इलेक्ट्रॉन बीम को बाएं से दाएं डिफ्लेक्ट करने के लिए यक्स प्लेट पर वेव फॉर्म दी जाती है। कौन सी वेव या कौन सी तरंग दी जाती है यक्स प्लेट पर। तो हमने बताया था आपको कि यक्स प्लेट जो होती है हमारी उस पर शॉर्टटूथ फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम क्या देते हैं,
शॉर्ट टूथ फ्रीक्वेंसी देते हैं स्वीप जनरेटर के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स प्लेट की बात करेगा तो वहाँ पर आपका शॉर्ट टूथ फ्रीक्वेंसी ही आएगी, ठीक है। तो क्या क्या कौन देता है शॉर्ट टूथ? सप्लाई जनरेटर, मतलब स्वीप जनरेटर जो होता है वो हमको शॉर्ट टूथ फ्रीक्वेंसी देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑसिलोस्कोप की सेंसिटिविटी डॉट डॉट से निर्धारित की जाती है। तो ऑसिलोस्कोप की जो सेंसिटिविटी होती है वो किससे निर्धारित की जाती है? वर्टिकल एम्पलीफायर से, या हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से, या स्विच ऑसिलेटर से, या कैथोड रे ट्यूब से। तो मैंने बताया था दोस्तों इसके पहले भी आपको कि सेंसिटिविटी का जो फार्मूला होता है एस इक्वल टू होता है d/v/y, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, ये वर्टिकल एम्पलीफायर से हम सेंसिटिविटी को निर्धारित करते हैं। ये डी हमारा क्या होता है? डी होता है हमारा डिफ्लेक्शन हाइट होती है, ठीक है। तो अगर बात कर रहा है सेंसिटिविटी की ऑसिलोस्कोप की, तो मैंने आपको सेंसिटिविटी आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो वहाँ ये पूछ रहा है कि किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे, तो हम वर्टिकल एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, सीआरओ के लिसाजस पैटर्न के द्वारा किस राशि का मापन किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों लिसाजस पैटर्न के माध्यम से हम फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं और फेज डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फेज विस्थापन दिया हुआ है या फेज डिफरेंस। तो लिसाजस पैटर्न के माध्यम से हम फेज डिफरेंस का मापन करते हैं। 30 का बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने थ्योरी की क्लास अच्छे से देखा है तो आप हर एक क्वेश्चन को कर लोगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्किप हो रहे हैं तो आप जाके फिर से थ्योरी वाली क्लास देखिए, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी थ्योरी की क्लास अलग से, यूपीआर ओरिजिनल स्टूडेंट DMRC के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ आपको थ्योरी क्लास मिल जाएगी। वहाँ पर अगर अभी आप तक थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके थ्योरी की क्लास को ज़रूर देखें। क्लास नंबर 11 है CRO की, उसमें लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। CRO की स्पेशल क्लास है। हमने CRO को जितने टाइप के CRO हैं सभी CRO के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है, ठीक है। तो यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर को देखें उसे, उसको देखने के बाद आप ये ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज को देखें, ठीक है। आइए देखते हैं, आप इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, ठीक है। फेज विस्थापन दिया हुआ है जो कि 30 का पी करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब फास्फोलेपिड सतह पर इलेक्ट्रॉन बीम टकराती है तब इलेक्ट्रॉन में संग्रहित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ठीक है। जब फास्फोलेपिड सतह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम टकराती है, इलेक्ट्रॉन बीम टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद क्या होगा? स्क्रीन पर एक चमकीला बिंदु दिखाई देता है, ठीक है। क्या होता है? एक चमकीला बिंदु दिखाई देता है स्क्रीन पे, ठीक है। तो 31 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। CRO द्वारा प्रदर्शित वेव फॉर्म का जो ग्राफ होता है किस पर आधारित होता है? धारा पर, विभवांतर पर, तापमान पर या वोल्टेज पर? तो CRO द्वारा जो प्रदर्शित हमारा वेव फॉर्म का जो ग्राफ होता है वो वोल्टेज पर आधारित होता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिए, सही भी है, ठीक है। अब दोस्तों हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझते चलें। 70+ क्वेश्चन है, ठीक है। आपने अगर 70 क्वेश्चन आज आपने देख लिया CRO के, तो मैं आशा करता हूँ कि विश्वास भी हमें जहाँ तक है कि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा एग्जाम में। अगर एग्जाम में आएगा तो आप हर एक क्वेश्चन को आप कर लोगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वीप एवं टाइम बेस्ड जनरेटर का आउटपुट क्या होता है? स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है उसकी आउटपुट क्या होती है? दोस्तों जब हम एक्स प्लेट पर हम शॉर्ट टूथ वेव देते हैं तो उसकी आउटपुट क्या होगी? इसका मतलब आउटपुट से देखें तब जनरेटर से हमें जो मिलेगा आउटपुट में वही हम देते हैं एक्स प्लेट पे। तो एक्स प्लेट पर हम क्या देते हैं? शॉर्ट टूथ वेव देते हैं। जब शॉर्ट टूथ वेव देते हैं तो हमारा स्वीप जनरेटर या टाइम बेस्ड जनरेटर की आउटपुट क्या हो गई? शॉर्ट टूथ वेव हो गई। तो ये सब क्वेश्चन का एक दूसरे से लिंक है, बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें बस, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टूथ तरंग ही स्वीप जनरेटर की आउटपुट तरंग होती है, ठीक है। 33 का सी हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, CRO के पैनल कंट्रोल में सिग्नल का क्षैतिज तल में डिस्प्ले नियंत्रित किया जाता है।
जो हमारा डिस्प्ले होता है हॉरिजॉन्टल में किसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, एक्स पोज के माध्यम से। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी सीआरओ के शॉ टूथ वोल्टेज का अर्थ है। शॉ टूथ वोल्टेज का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। स्वीप प्लस सप्लाई होती है, स्वीप प्लस फ्लाई टाइम होता है, ठीक है, या फ्लाई बैक टाइम प्लस स्वीप होती है, ओनली स्वीप टाइम होता है, ओनली फ्लाई बैक टाइम होता है। दोस्तों जो शॉ टूथ वोल्टेज होती है, ठीक है, ये क्या होती है, स्वीप टाइम होता है, स्वीप टाइम के साथ में फ्लाई बैक टाइम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो सीआरओ की जो शॉ टूथ वोल्टेज होती है उसमें क्या होता है, स्वीप टाइम होता है, स्वीप टाइम के साथ साथ में फ्लाई टाइम भी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, 10 मिली वोल्ट 75 मेगा हर्ट्ज को मापने के लिए निम्न में से किस मापन यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप इसे रख सकते हो। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो 10 मिली वोल्ट 75 मेगा हर्ट्ज को मापने के लिए हम किस मापन यंत्र का प्रयोग करते हैं, VTBM का, या सीआरओ का, या चल लॉग वोल्ट मीटर का, या डिजिटल मल्टीमीटर का। तो हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सीआरओ का प्रयोग करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो 36 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीआरओ के निम्न अंगों या भागों में कौन सा अंग या कौन सा भाग इसका आवश्यक अंग है। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब भी होती है सीआरओ में, ये भी जरूरी है। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई ये भी जरूरी है, शॉ टूथ स्वीप जनरेटर ये भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, ये सभी आवश्यक पार्ट हैं इसके। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन पर साइन वेव या जैवक्रिय तरंग निर्मित करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को निम्न कौन से अंग भाग विक्षेपित करते हैं। ठीक है, निम्न कौन से अंग भाग विक्षेपित करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट या वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, या ए और बी दोनों, या प्री एक्सिलरेटिंग एनोड। तो हमने आपको बताया था दोस्तों, अगर हमको साइनोसोडल लेना है तो साइनोसोडल लेने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों प्लेटों पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, सीआरओ के पैनल कंट्रोल में निम्न में से कौन सा पुश बटन स्विच है, कॉल, डीसी वॉल्व, या वाई शिफ्ट, या एक्स पोज। ठीक है, तो क्या होती है, कॉल जो होती है ये हमारा क्या होती है, पुश बटन होती है सीआरओ के कंट्रोल पैनल बटन में। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डीएसओ जो होता है हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके इनपुट सिग्नल को हम डॉट करते हैं। इनपुट अगर इनपुट सिग्नल देते हैं तो क्या होता है, जब इनपुट सिग्नल देते हैं तो डिजिटल सिग्नल में हो जाता है या एनालॉगिकृत हो जाता है, ए या बी दोनों हो जाता है, उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप काम क्या होता है, अगर हम एनालॉग इनपुट देते हैं या इनपुट सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में जो हमको मिलता है वो डिजिटली कृति रूप में मिलता है। ठीक है, तो डिजिटल रूप में हमको आउटपुट मिलता है। तो 40 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रवर्धक जो कि सीआरओ में प्रयुक्त होता है, ब्लैंकिंग परिपथ के नाम से जाना जाता है। जो हमने बताया था ना, ब्लैंकिंग सर्किट लगी होती है, तो ब्लैंकिंग सर्किट होती है, कौन सा एम्पलीफायर होता है आपको बताना है। गेट प्रवर्धक होता है, या हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है, या वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारी जो ब्लैंकिंग सर्किट होती है क्या होती है, वो गेट एम्पलीफायर होती है। ठीक है, तो गेट प्रवर्धक होता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैंकिंग सर्किट को हम गेट एम्पलीफायर के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लैंकिंग सर्किट क्या होती है, एक गेट एम्पलीफायर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से
याद कर ली। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी में हर एक पॉइंट को बताया था, ठीक है। जो कुछ आपका छूट गया होगा या उसको अदर नाम से जानते होंगे या किसी और नाम से जानते होंगे किसी क्वेश्चन को, तो वो सभी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसे पूरे अच्छी तरह से देखिए। अगर एक बार भी नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से वीडियो को देखें, ठीक है, जिससे आपके सीआरओ के आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सीआरओ में सीआरटी के पर्दे पर लिसाजस पैटर्न निर्मित करने हेतु दोनों एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए एवं वोल्टेज भी समान होना चाहिए। मैंने आपको कराया था एक क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या अप्लाई कर रहा था, मैं अप्लाई किया था, ठीक है, Vm साइन ओमेगा टी, फिर से हमने y पर अप्लाई किया था Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जब सेम वेव फॉर्म अप्लाई किए थे तो हमको 45 डिग्री का एंगल मिला था। मैंने दिखाया था आपको 45 डिग्री एंगल पर क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि यदि सीआरटी पे हमको लिसाजस पैटर्न चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए और उसका वोल्टेज भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति एवं वोल्टेज दोनों समान होने चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, हॉरिजॉन्टल प्लेट किस अक्ष के विस्थापन को दर्शाता है, ठीक है। हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल प्लेट को हम वर्टिकल प्लेट की तरह लगाते हैं और वर्टिकल प्लेट को हम हॉरिजॉन्टल प्लेट की तरह लगाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट किसकी तरह कार्य करेगा, किसका विस्थापन की तरह कार्य करेगा, वाई अक्ष की तरह कार्य करेगा, ठीक है। हमने लगाया था ना कि हमारे ये क्या है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट HDP हमने बनाया था, आपको दिखाया था, ठीक है। तो क्या होगी, ये हमारी कैसे कार्य कर रही है, जो वर्टिकल की तरह कार्य कर रही है, ऊर्ध्वाधर से बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेट वाई अक्ष के विस्थापन को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सीआरओ की दोनों प्लेटों का कार्य होता है बीम को हॉरिजॉन्टल दिशा में डिफ्लेक्ट करना, बीम को वर्टिकल दिशा में डिफ्लेक्ट करना, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीआरओ की जो हमारी दो प्लेटें होती हैं, एक्स प्लेट और वाई प्लेट। एक्स प्लेट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, वाई प्लेट को बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो इनका कार्य क्या होता है कि बीम को हॉरिजॉन्टल दिशा में भी डिफ्लेक्ट करना और वर्टिकल दिशा में भी डिफ्लेक्ट करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, ए और बी दोनों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, सीआरओ की इलेक्ट्रॉन बीम को बाएं से दाएं डिफ्लेक्ट करने के लिए एक्स प्लेट पर कौन सी वेव फॉर्म दी जाती है, ठीक है। अगर सीआरओ के हमको डिफ्लेक्ट करना है तो एक्स पे कौन सी दी जाती थी, हमने बताया था आपको शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म। शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं आरादंत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, आरादंत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, किसी विद्युत सिग्नल को तरंग के रूप में प्रदर्शित करने वाला यंत्र है वीडियोग्राफ, आवृत्ति मीटर या सीआरओ या वेव स्कैनर, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी भी वेव फॉर्म को हमको तरंग रूप में देता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो हमारा सीआरओ होता है, ठीक है। सीआरओ की वेव फॉर्म को देखने के लिए हम बेसिकली जो सीआरओ होता है उसका काम ही ये होता है वेव फॉर्म को हम तरंग रूप में देखना, ठीक है। मतलब विजुअल रूप में हमको देखना है किसी भी वेव फॉर्म को। अगर ये हमारी साइन है, ठीक है, ये हमारी स्क्वायर है, या हमारी ट्रेंगुलर है, ठीक है। तो इन सब वेव फॉर्म को देखने के लिए ही, ठीक है, हमको प्रयोग करते हैं, सीआरओ का प्रयोग करते हैं। तो 47 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी उपकरण के रिपल वोल्टेज के मापन में प्रयोग किया जाता है बहुमापी का वोल्टाप्रास, डीसी वोल्ट मापी, एसी वोल्ट मापी या सीआरओ। तो वो हमको किसी का रिपल वोल्टेज मापना है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, सीआरओ का प्रयोग करते हैं। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या करेक्ट हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में स्पॉट निम्न में से किसके द्वारा बनते हैं, एनोड के द्वारा, कैथोड के द्वारा, ग्रिड के द्वारा या मैट्रिक्स के द्वारा। तो हमारा जो स्पॉट बनता है दोस्तों, क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से, ठीक है, एक्सीलरेटिंग एनोड और फोकस एनोड के माध्यम से जाके जब फास्फर कोटेड स्क्रीन पर पहुंचती है तो यहाँ पे जो स्पॉट बनता है, ठीक है, वही कह रहा है ये स्पॉट किसके माध्यम से बनता है। तो स्पॉट किसके माध्यम से बनेगा, एक ग्रिड से। अगर ग्रिड से इलेक्ट्रॉन बीम न निकली होती
तो ये स्पॉट क्यों बनता, ठीक है। तो स्पॉट किसके माध्यम से बन रहा है, ग्रिड के माध्यम से। तो 49 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 49 का सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, सीआरओ को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी है प्लॉटिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, या प्रिंटिंग डिवाइस। तो जानते हैं सीआरओ का मेन काम क्या है, ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस, ठीक है। तो सीआरओ के किस नाम से जानते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, सीआरओ का कौन सा भाग उसका हृदय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है सीआरटी, ऑप्शन नंबर बी है स्वीप जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिगर सर्किट, ऑप्शन नंबर डी है एम्पलीफायर। दोस्तों अगर सीआरओ में अगर सीआरटी नहीं है ना, कैथोड रे ट्यूब नहीं लगी है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमको मेन है क्या, वेव फॉर्म को देखना। तो वेव फॉर्म तो सीआरटी पे दिखेगी ना। तो क्या होगा कि यदि सीआरटी ही उसका क्या होता है, हृदय होता है सीआरओ का। तो सीआरओ का हृदय क्या होता है, सीआरटी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि आरोपित सिग्नल शून्य हो जाए तो पर्दे पर या स्क्रीन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश क्या होगा, ठीक है। यदि हमारा जो आरोपित वोल्टेज है, आरोपित सिग्नल अगर शून्य हो जाए तो स्क्रीन पर उत्सर्जित प्रकाश क्या होगा। तो हम जानते हैं कुछ समय तक तो दिखाई देगा, क्योंकि उसमें जो हमारी पिक्चर ट्यूब होती है, जो हमारी सीआरटी होती है, थोड़ी देर के लिए चार्ज रहती है, कुछ टाइम तक तो दिखाती है, उसके बाद क्या हो जाती है, शून्य पड़ जाती है, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ समय दिखाई देने के बाद गायब हो जाएगी, ठीक है। अगर सप्लाई करती है तो कुछ देर तक तो विजुअल रहती है, उसके बाद फिर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है। मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ में आता है कई बार, ठीक है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है, कंपेयर्ड रे ट्यूब, या कमांड रे ट्यूब, या कैथोड रे ट्यूब, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, सीआरओ का इनपुट इम्पीडेंस होता है लगभग 1 माइक्रो ओम के आसपास, या 1 किलो ओम, या लगभग 100 ओम, या 1 ओम। तो सीआरओ का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है लगभग कितना होता है, 1 माइक्रो ओम के आसपास होता है, ठीक है। तो 55 का ऑप्शन नंबर है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि कोण 45 डिग्री के कोण पर लिसाजस पैटर्न होता है। दोस्तों हमने बताया था कि अगर 45 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या होगा कि ओरिजिन से क्या बनती है कि स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगा। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो 45 डिग्री के कोण पर हमको लिसाजस पैटर्न कैसे मिलता है, एक सरल रेखा मिलती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। मैंने आपको निकाल के बताया भी था, ठीक है। तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सीआरओ निम्न में से किस मापक यंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है एमीटर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी है वाट मीटर, ऑप्शन नंबर डी है वाट घंटा मीटर। तो हमारा जो सीआरओ होता है वो वोल्ट मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 57 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 57 का बी हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सा अवयव एक सीआरओ में आवश्यक होता है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जरूरी है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट भी जरूरी है, इलेक्ट्रॉन गन की भी जरूरी है। तो क्या हो गया, ये सभी जरूरी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जैसा आप देख लीजिए ऑप्शन में दिया भी है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इलेक्ट्रॉन गन द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। कैथोड किरणें, धनात्मक किरणें, एनोड किरणें, या पोटांश किरणें, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से कैथोड किरणों का विकिरण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से कैथोड किरणें निकलती हैं, ठीक है। तो 59 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, सीआरओ का कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन स्रोत का मुख्य अवयव है। तो इलेक्ट्रॉन स्रोत का मुख्य अवयव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गन होगी, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगी, या ऑप्शन नंबर सी डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगी, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्रोत का जो मुख्य पार्ट है हमारा वो इलेक्ट्रॉन गन होता है। तो 60 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सीआरओ के किस भाग में ग्रिड उपस्थित रहता है। सीआरओ के किस भाग में ग्रिड होता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट में ग्रिड होती है, या फ्लोरोसेंट स्क्रीन में होती है, या इलेक्ट्रॉन गन में होती है, या ऑल ऑफ दीज इन सभी में होती है। तो हम जानते हैं कि सीआरओ के किस भाग में ग्रिड होती है, तो ग्रिड होती है इलेक्ट्रॉन गन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा, इलेक्ट्रॉन गन का कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, क्या होगा, ग्रिड होगी, या इलेक्ट्रॉन स्रोत होगा, या कैथोड होगा, या एनोड होगा। तो क्या होती है, हम जानते हैं ग्रिड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रिड के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, एक डुअल ट्रेस सीआरओ है। ठीक है, डुअल ट्रेस सीआरओ क्या है, क्या होता है डुअल ट्रेस सीआरओ में 1 इलेक्ट्रॉन गन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन गन होती है, 1 इलेक्ट्रॉन गन विद 1 2 पोल स्विच होती है, या 2 इलेक्ट्रॉन गन विद 1 2 पोल स्विच होती है। तो हमने बताया था आपको कि डुअल ट्रेस सीआरओ जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है और साथ साथ में 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन गन के साथ में विद 1 2 पोल स्विच होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने बताया था आपको डुअल बीम सीआरओ। तो डुअल बीम सीआरओ में क्या होती थी, 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती थी, 2 हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती थी, और 2 इलेक्ट्रॉन गन भी होती थी। ये क्या थी, डुअल बीम सीआरओ। और एक ये क्या पूछ रहा है, डुअल ट्रेस सीआरओ पूछ रहा है। तो डुअल ट्रेस सीआरओ में 1 इलेक्ट्रॉन गन होगी, साथ में 1 2 पोल स्विच भी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीआरओ में निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन गन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कैथोड, ग्रिड है, या त्वरणशील एनोड है, या XY प्लेट है। तो हमने बताया था कैथोड भी होगा, ग्रिड भी होगा, त्वरणशील एनोड भी होगा, लेकिन XY प्लेट हमारे इलेक्ट्रॉन गन का हिस्सा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑसिलोस्कोप इज बेसिकली डिजाइनेटेड टू कन्वर्ट। एक ऑसिलोस्कोप मूलतः बना होता है बदलने के लिए। तो ऑसिलोस्कोप मूलतः क्या बदलने के लिए बना होता है। ऑप्शन नंबर ए विजुअल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू विजुअल सिग्नल, या साउंड सिग्नल टू विजुअल सिग्नल। तो ऑसिलोस्कोप का मेन कार्य क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत संकेतों को दृश्य संकेतों में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सीआरओ द टाइम बेस्ड सिग्नल इज ए। सीआरओ में समय आधारित सिग्नल क्या होता है, स्क्वायर वेव फॉर्म होती है, या हाई फ्रिक्वेंसी की शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म होती है, या रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म होती है, या हाई फ्रिक्वेंसी साइनोसोडल वेव फॉर्म होती है। तो हमने बताया था जो टाइम बेस्ड सिग्नल होता है क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी की शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरओ डिस्प्ले करता है केवल डीसी संकेतों को, केवल एसी संकेतों को, डीसी तथा एसी दोनों संकेतों को। तो सीआरओ क्या करता है, सीआरओ हमको दोनों देता है, डीसी भी देता है और एसी भी देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ सीआरओ आर प्लेस्ड जनरली। ठीक है, तो हमारी जो यक्स प्लेट होती है उसको जनरली हम कैसे करते हैं, कैसे डिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था अगर हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है तो उसको हम वर्टिकल की तरह लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे हमारी जो देखिए हमने आपको बताया था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है उसको हम वर्टिकल की तरह रखते हैं, और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल की तरह रखते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो सीआरओ की जो क्षैतिज प्लेटें होती हैं समानता रखी जाती हैं कैसे, वो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रूप में रखी जाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सीआरओ कैन नॉट बी यूज फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ। सीआरओ से सीधे मापा जा सकता है
ठीक है, CRO से सीधे नहीं मापा जा सकता, ये आपको बताना है। वोल्टेज को माप सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को माप सकते हैं, करंट को माप सकते हैं, लेकिन पावर को हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्वाडॉग इज यूज्ड इन ए CRO टू कलेक्ट। एक CRO में एक्वाडेक का प्रयोग किया जाता है निम्न के संग्रह हेतु। हमने आपको बताया था एक्वाडेक का काम क्या होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। ये 2 कार्य होता है हमारा एक्वाडक कोटिंग का। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्या संग्रह करता है हमारा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन संग्रह करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये जो CRO के क्वेश्चन है आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हों, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हों, या आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हों, ये हर जगह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि आप UPRVL की तैयारी कर रहे हो तो ओनली UPRVL के लिए। यदि आप ITI के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में CRO है, CRO और DSO दोनों आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो वहाँ जब आपका एग्जाम होगा भी तो वहाँ पे आपको CRO और DSO दोनों से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी, या अपने ग्रुप में, या व्हाट्सएप ग्रुप में, या फेसबुक ग्रुप में, ठीक है, आप शेयर करते रहें। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग वेव इज सप्लाइड टू हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ CRO। CRO के क्षैतिज प्लेट में निम्न प्रकार की तरंग की आपूर्ति की जाती है। किस प्रकार की तरंग की आपूर्ति आप करते हो, पल्स वेव, या साइनोसोडल वेव, या शॉर्ट टूथ वेव, या कोसाइन वेव। हमने बताया था अगर एक्स प्लेट की बात करेगा, या हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टिव प्लेट की बात करेगा, या क्षैतिज प्लेट की बात करता है तो वहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, शॉर्ट टूथ वेव अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए DMRC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट सिग्नल वेव फॉर्म विजुअली। निम्नलिखित यंत्र में से कौन सा संकेत तरंग रूप में विजुअली दिखाई देता है। ठीक है, निम्नलिखित यंत्र में से कौन सा संकेत तरंग रूपों में विजुअली दिखाई देता है। CRO में दिखाई देगा, वाट मीटर में दिखाई देगा, या थर्मोकपल में दिखाई देगा, या LVDT में दिखाई देगा। ये क्वेश्चन देखिए LMRC SCTO में आया था। ठीक है, तो क्या होता है कि हमको तरंग रूप में वेवफॉर्म को देखना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, CRO का प्रयोग करते हैं। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, क्या है इसका आंसर आपको बताना रहेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इन ए CRO द टाइम बेस्ड सिग्नल इज ए। CRO में जो समय आधारित सिग्नल होता है वो क्या होता है, स्क्वायर वेव फॉर्म होती है, या हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म होता है, या रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म होता है, या हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसोडल वेव फॉर्म होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। बाकी CRO के बारे में जो कुछ आपको पता है 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आशा करते हैं कि आपका CRO का जो एक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक था CRO वो आज ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और इससे भी अच्छे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को सिर्फ शेयर करें। ठीक है, इसके अलावा यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।